फिर उधर अनाउंसमेंट किया जा रहा होता है कि एक बहुत बड़ा भवंडर आ रहा है, इसलिए सब लोग एक से प्लेस प्लस चले जाएं प्लीज। टोर्नेडो का नाम सुन के सब लोग उधर से भागने लगते हैं और प्रोफेसर भी जिन्बू को कहने लगता है कि तुम क्या देख रहे हो, चलो हमारे साथ। वो लोग होटल की बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं और जिन्बू अपनी बेटी को बोल रहा होता है टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कह रहा होता है अगर कुछ भी हो जाए तो तुमको डैडी प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए तुमको नहीं डरना चाहिए। और चेरन जो कि उसके गले लगा लेती है। चेरन अपने मन में सोच रही होती है कि अगर ये टोर्नेडो नेचुरल टोर्नेडो है तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। टोर्नेडो बहुत सा पावरफुल है और शायद हम लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में जाके आराम से बच सकते हैं, लेकिन जो मम्मी ने बोला था ड्रैगन स्पेल का कोई साइड इफेक्ट होता है, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। फिर हम लोग वेदर टेलीकास्ट रिपोर्ट ऑफिस में देखते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं कि इधर क्या हो रहा है, उस टोर्नेडो ने अभी एक बड़ा सा बिल्डिंग को खत्म कर दिया है क्या। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ, इसको बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमको बिलीव करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी 2,60,000 लोग बहुत ज्यादा डेंजर में हैं। वो लोग रेस्क्यू भेजने के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे वो लोग भी उधर मर जाएंगे। दूसरी बंदी आगे कह रही होती है कि ऐसा चीज है जो कि साइंटिस्ट भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। उन्होंने बोला हवा का स्पीड सेम ही है और कमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। फिर दूसरा बंदा जो कि गवर्नर होता है वो कहने लगता है कि अभी जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करो कि कितना डैमेज पहुंचने वाला है और सब लोग को रेडी करो और जब भी कोई मुसीबत हो तो जाके रेस्क्यू करो। फिर वो बंदी हाँ बोल के उधर से चली जाती है और गवर्नर बोल रहा होता है कि हे भगवान हमारा रक्षा करना, ये पहली बार है जो कि इतना बड़ा टोर्नेडो हमारे कैलिफोर्निया में आया है। फिर हम लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में देखते हैं, उधर बहुत सारे लोग भर के होते हैं अंदर, जिनको अपने फोन में देखने लगता है कि जिधर बता रहा होता है कि टोर्नेडो की वजह से उधर का गाड़ी भी हिलने लगता है और गोल गोल घूमने लगता है। जिनको बोल रहा होता है कि टोर्नेडो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्रोफेसर बोल रहा होता है कि मैंने भी अपने जिंदगी में बहुत सारे टोर्नेडो का सामना किया है, लेकिन वो टोर्नेडो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। उधर के लोग प्रे कर रहे होते हैं हे भगवान प्लीज हमारा हेल्प करो। धीरे धीरे करके उधर का बिजली चला जाता है और उधर का इंटरनेट भी चला जाता है। चरण अपने डैड को बुलाने लगती है और जिनको बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो चरण, जितने पावरफुल टोर्नेडो आ जाए लेकिन वो अंडरग्राउंड शेल्टर को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। फिर वो बोल रहा होता है कि मैंने चरण को तो बोल दिया है, लेकिन अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तो मेरा मरना गारंटी है। फिर जिन याना के बारे में भी सोचने लगता है और कह रहा होता है कि मैं गलत था, ऐसा लगता है हम लोग इधर सब लोग मरने वाले हैं। चरण मन में बोल रही होती है मॉम क्या तुम डैड और मुझे ऐसी सिचुएशन में छोड़ के चले जाओगे, जल्दी हमारा हेल्प करो ना मॉम। अगर तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनोगी तो मैं डैड को बता दूंगी कि तुम मेरे बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो। फिर चरण थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोल रही होती है मम्मी तुमको क्या लगता है मैं उस टोर्नेडो को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तुम बस देखो मैं क्या करती हूँ उसके आगे। मैं तुमको दिखा दूं कि मैं तुम्हारा बिना हेल्प भी कर सकती हूँ और तुम गाली खाने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि मैं डैड को बताने वाली हूँ इसके बारे में। चरण उधर अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है, इसलिए जिन्हों बोलने लगता है कि चरण तुम क्या हुआ है, तुमको कुछ अजीब लग रहा है क्या। चरण बोलती है कि मैं जब तक डैडी के साथ हूँ मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। हर मन में बोल रही होती है कि मैंने बोल दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब वो कह रही होती है कि लेकिन अभी तो मैं डैड के पास हूँ, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि डैड को पता ना चले और सारा सबूत भी मिट जाए। अगर मैं अपना ड्रैगन स्पेल का फिर से इस्तेमाल करता हूँ तो मैं कह नहीं सकता हूँ साइड इफेक्ट फिर से बढ़ सकता है। मेरे पास एक ही रास्ता है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मुझे उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर चरण अपने सारा सेंसेस को टोर्नेडो की तरफ भेजने लगती है और किसी को बिना बताए उधर से चली जाती है। चरण जाकर टोर्नेडो की कोर को ढूंढने लगती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है। चरण जाकर टोर्नेडो से बात करने लगती है कि बाहर और मुझसे बात करो। हाँ मुझे अजीब लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इधर जो भी होता है उसको मानना ही पड़ेगा। और टोर्नेडो चरण को पछाड़ने लगती है और चरण एकदम गुस्सा होकर बोल रही होती है तुम मेरे बातों को नहीं सुन रहे हो, तुम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। चरण बोल रही होती है कि जल्दी करो और मेरे सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुमको एक ही बार में खत्म कर सकती हूँ। और टोर्नेडो उसके बातों को नहीं सुनता है और चरण बोल रही होती है कि अरे मैं तुमको धमका रही हूँ फिर भी तुम मेरे बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो। अभी ये साइड इफेक्ट की वजह से नहीं हुआ होता तो मैं अभी के अभी ड्रैगन स्पेल का यूज करता जिससे कि तुम अभी के अभी खत्म हो जाते। चरण के पास कोई चॉइस नहीं होता है, कोई टेक्निक यूज करने लगती है जिससे कि उसके पीछे कोई बड़ा बड़ा सा हाथ निकलने लगता है। फिर चरण उसको लास्ट वार्निंग देने लगती है कि तुम अगर अभी के अभी सरेंडर कर देते हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी। फिर वो चरण बड़े बड़े हाथों यूज करने लगती है और कह रही होती है कि अगर मैं सारा चीज को एब्जॉर्व कर लूंगा तो कैसा होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इतने सारी चीजों को मैं एक ही बार में एब्जॉर्व कर सकती हूँ। फिर हम लोग देखते हैं चरण के ऊपर कोई ब्लैक कलर का चीज आके चिपकने लगता है और हम लोग नीचे अंडरग्राउंड में देखते हैं सब लोग को वाइब्रेशन फील होने लगता है। जिन वो सोच रहा होता है सडनली साइलेंस क्यों हो गया है, ऐसा लगता है ये बिल्डिंग धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रहा है। फिर चरण अपने डैड को बोलने लगती है कि डैड ऐसा लगता है टोर्नेडो जा चुका है और धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी। जिन्हों बोल रहा होता है कि चरण तुम्हारा फेस पीला क्यों हो गया है और चरण बोल रही होती है कि डैड मैं ठीक हूँ क्योंकि टोर्नेडो अभी जा चुका है। फिर प्रोफेसर भी बोलने लगता है ऐसा लगता है चरण ठीक बोल रही है टोर्नेडो अभी जा चुका है। जिन्हों बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है। एक बंदा कहने लगता है कि हम लोग को बाहर जाकर देखना चाहिए। फिर जिन्हों जाके चरण को दे देता है और कहने लगता है कि मैं बाहर जाके चेक करने के लिए जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है बाहर। वो लोग जब बाहर जाकर देखते हैं टोर्नेडो उधर से गायब हो चुका है और वेदर एकदम साफ क्लियर और ब्यूटीफुल हो चुका होता है।
वो लोग कह रहे होते हैं कि वो टोर्नेडो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन गया था, उसके रास्ते में जो भी आ रहा था उसको डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा था। लेकिन इसको बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि टोर्नेडो अचानक गायब हो चुका है। ऐसा लगता है किसी ने मैजिक किया है। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं जिन्बो अपने मॉम के साथ बात कर रहा होता है और उसकी मॉम पूछ रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। जिन्बो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अभी टोर्नेडो जा चुका है और इधर का वेदर एकदम क्लियर हो चुका। मैं और चेरन दोनों सेफ हैं और सब लोग जितने भी आए थे ना सब लोग सेफ हैं इधर। उसकी मॉम ने न्यूज में देखने के बाद जिन्बो को कॉल किया होता है। इसका मतलब न्यूज सारे तरफ फैल गया होता है और कोरिया में भी पहुंच गया होता है। राइटर हम लोग को बता रहा होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टोर्नेडो जो कि बाहर आया था लेकिन वो अचानक से गायब हो गया और वो इधर एकदम साफ हो गया। उधर कुछ लोग पोस्टर लेके खड़े होते हैं जिसमें लिखा होता है कि गॉड वापिस आ चुका है। टोर्नेडो तो चला गया होता है लेकिन उस जितना डैमेज करके गया होता है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। फिर प्रोफेसर आके उन लोग को बता रहा होता है कि मैंने अभी अभी स्टैनफोर्ड को कॉल किया था और हम लोग का कॉन्फ्रेंस एकदम कैंसिल हो चुका है। इसके लिए हम लोग को मूव ऑन करना पड़ेगा। हम लोग का शेड्यूल को देखते हुए हम लोग को एलए को जाना पड़ेगा ऐसा लगता है। अभी सब कुछ ठीक हो चुका है इसलिए वो लोग शांति से रह सकते हैं और उन लोगों के पास बहुत सारा फ्री टाइम भी बच गया है अभी। फिर वो लोग लॉस एंजल पहुंच जाते हैं और एक होटल में रह रहे होते हैं। जिन्बो कह रहा होता है हे भगवान मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होता है। मैं पहली बार फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए आया था और देखो इतना बड़ा टोर्नेडो आ गया था डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिन्बो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील करने लगता है और उसका पूरा बॉडी भी शेक करने लगता है उधर। इसका मतलब चरण भी बहुत ज्यादा डर गई होगी और जिन्बो पूछने लगता है कि चरण तुम ठीक तो हो ना। चरण बोलती है कि मैं पूरा ठीक हूँ, अगर डैडी मुझे हक करेंगे तो मैं पूरा ठीक हो जाऊंगी। फिर जिन्बो कह रहा होता है कल हमारे पास पूरा दिन है तो कल हम लोग बहुत सारा मस्ती करेंगे और किधर घूमने के लिए भी जाएंगे। और चरण भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है सुन के। फिर वो लोग गुड नाइट बोल के उधर सो जाते हैं और हम लोग चरण को देखते हैं जो कि रात में अपना मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है उसके डैडी के ऊपर। लेकिन चरण का मैजिक उधर काम नहीं कर रहा होता है। चरण बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है लेकिन कोई फायदा नहीं है और चरण का मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। चरण का स्पेल काम नहीं कर रहा होता है इसलिए वो अपने मॉम के साथ बात करनी चाहती थी लेकिन उसके पास तो ड्रैगन स्पेल ही नहीं तो कैसे बात कर सकती है अपने मॉम के साथ। चरण उधर रोने लगती है क्योंकि उसका ड्रैगन स्पेल उधर काम नहीं कर रहा होता है। जिन्बो भी फटाक से उड़ जाता है और कहने लगता है कि चरण तुम क्यों रो रही हो, उधर डैडी है ना इधर बचाने के लिए तुमको। और चरण बोल रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ मम्मी डैडी। चरण उधर रो रही होती है और जिन्बो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है उसने कोई सपना देखा होगा। मैं तो सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया होगा लेकिन उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं है। और चरण को गला लगा देता है और कह रहा होता है कि चरण डरो मत, कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ एकदम ठीक हो गया है। चरण चरण जिन्बो को एक लोरी गाने के लिए कहता है और जिन्बो कह रहा होता है कि हाँ मैं तुमको एक लोरी सुनाऊंगा जिससे कि तुम्हारा नींद नहीं भागेगी और तुम अच्छे से सो सकोगे। तुमको फिर से बुरा सपना नहीं आएगा इसलिए तुम सो जाओ, कल हम लोग उठ के घूमने जाएंगे बाहर, ओके। फिर जिन्बो उसको सुनाने लगता है और एक अच्छा सा लोरी भी सुनाने लगता है जिससे कि चरण उधर सोने लगती है। चरण सोने के बाद जिन्बो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था और बहुत ज्यादा ट्रेमेटाइज भी हो गया था। इसका मतलब वो भी बहुत ज्यादा डर गई होगी। आई होप कि उसका मदर भी उसके बारे में चिंता कर रही होगी और हम लोग साथ में होते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। कल मैं चरण को बहुत ज्यादा खुश कर दूंगा और हैना को अच्छा सा प्रेजेंटेशन दूंगा। मेरा स्टेमिना बढ़ चुका है तो मैं उसको बहुत ज्यादा घुमाने के लिए भी ले जाऊंगा। फिर हम लोग अगले सुबह देखते हैं चरण जो कि जल्दी उठ गई होती है वो कह रही होती है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला था। जिन्बो जो कि उधर घोड़े बेच के सो रहा होता है उठ के कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और आफ्टरनून में घूमने के लिए जा सकते हैं। चरण मान जाती है और कह रही होती है अगर मैं अपना पावर का यूज कर पाती तो डैडी एकदम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। चरण जो कि अपने पावर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि उसने बहुत सारा एनर्जी का ऑब्जर्व कर लिया होता है। वो बैठ जाती है उधर कह रही होती है अभी मुझे समझ में आ गया है मम्मी जो साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रही थी। मुझे पता नहीं है कि मेरा पावर को आने में कितना दिन लगेगा, शायद 1 मंथ लग सकता है लेकिन उससे भी ज्यादा भी लग सकता है। चरण उधर बहुत ज्यादा सोच रही होती है लेकिन फिर भी वो मेरी मॉम है और मेरी मॉम को मेरी हेल्प करना चाहिए था, उन लोगों ने मेरा हेल्प क्यों नहीं किया। उधर वो अपने मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैं बस अपने डैडी को पसंद करती हूँ और मम्मी को नहीं। फिर हम लोग जिन्बो को देखते हैं जो कि रेस्ट करने के बाद एकदम बिल्कुल ठीक हो गया होता है। वो चरण को देख के कहने लगता है कि चरण तुम्हारा कंडीशन पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन अभी तुम बहुत अच्छा लग रही हो, ऐसा लगता है तुम्हारा रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। फिर वो दोनों एक मैप निकाल के दिखने लगते हैं और चूज करने लगते हैं कि उन लोगों को किधर घूमने के लिए जाना चाहिए। अभी जिन्बो पार्क जाने के लिए कहता है लेकिन चरण मना कर देती है और एक जगह की तरफ दिखा के कहने लगती है कि मुझे इधर जाना है। उसका नाम कोरिडोर टाउन होता है और जिन्बो कह रहा होता है वो बस एक सड़क है, तुमको कुछ भी नहीं दिखेगा। चरण बोलती है कोई बात नहीं, मुझे वॉक करना वैसे ही पसंद है। फिर जिन्बो भी मान जाता है और कह रहा होता है कि तो चलो हम लोग होटल से ही स्टार्ट कर देते हैं, उधर उतना चीज नहीं है देखने के लिए लेकिन तुमको क्या लगता है हमको जाना चाहिए क्या। चरण ओके बोल देती है और वो लोग चल पड़ते हैं चाइना टाउन को घूमने के लिए लॉस एंजलिस में। जब वो लोग उधर घूमने के लिए जाते हैं तो उधर बहुत सारे लोग होते हैं और चरण भी बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है उधर। फिर चरण को कोई चीज पसंद आ जाता है इसलिए जिन्बो उसको खरीद के दे देता है और दोनों उधर खाना लगते हैं उसको। फिर चरण कोरिया टाउन घूमने के लिए जाने के लिए कहती है और जिन्बो कह रहा होता है ये छोटा कोरिया जैसा है क्या, तुम फिर भी उधर घूमने के लिए जाओगी। और चरण बोलती है कि हाँ मुझे जाना है उधर। चरण जो कि उधर के लोग को देखना चाहती थी और वो लोग कैसे रहते हैं वो सब देखना चाहती थी। और जिन्बो मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब चरण ने इस जगह को सिलेक्ट किया था क्योंकि वो हमारे जैसा लोगों को देखना चाहती थी। वो कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा सोचोगे। और चरण बोल रही होती है कि तुम भी मेरी तरह सोच के देखो, वो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुमको भी। वो लोग जाके लोगों को देखने लगते हैं और जिन्बो को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। वो कहने लगता है कि मेरा मास्टर खत्म हो जाए तो मैं भी पैसे बचाना शुरू कर दूंगा और बाहर जाके घूमना शुरू कर दूंगा। फिर उधर एक लड़की आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है, क्या मैं तुम्हारी लड़की का एक पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ।
जिनबू उसको सॉरी बोल देता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं बस एक ही पिक्चर को क्लिक करूंगी क्योंकि मैं इधर घूमने के लिए आई हूँ और बहुत सारे मेमोरी बनाने के लिए आई हूँ। जिनबू उस लड़की को देख कहने लगता है कि इस लड़की को इंग्लिश में बात करना चाहिए, लेकिन ये लड़की चाइनीज में क्यों बात कर रही है, क्योंकि हम लोग यूएसए में खड़े हुए हैं अभी। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी चाइनीज जैसा नहीं लगती है, ऐसा लगता है वो लड़की कोई डिफरेंट कंट्री से है। फिर हम लोग चरण को देखते हैं जो कि चाइनीज में बात करने लगती है और कहती है कि हम लोग कोरियन है, चाइनीज नहीं है। डैड को बस इंग्लिश और कोरियन आता है, इसलिए तुम डैड को इंग्लिश में बात कर सकती हो। जिनबू चरण से पूछने लगता है कि तुमने चाइनीज कब सीखा, और लड़की बोरी होती है कि तुम्हारा चाइनीज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं समझी कि तुम लोग चाइनीज हो क्योंकि तुम लोग चाइना टाउन में घूम रहे हो। जिनबू पूछने लगता है कि लेकिन तुमको क्या चाहिए, और चरण उसको बताने लगती है कि वो घूमने के लिए इधर आई हो, चाहती है कि पिक्चर क्लिक करे हमारे साथ। चरण उससे पूछने लगती है कि मैं सही बोल रही हूँ ना, वो बोलती है कि राइट राइट तुम ठीक बोल रही हो। फिर वो लड़की जिनबू को फोन देती है और कहती है कि पिक्चर क्लिक करने के लिए। वो लड़की बोल रही होती है कि तुमको अच्छा फोटो निकालना चाहिए। जिनबू कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुमको यही पसंद आएगा। फिर वो लड़की उसको समझाने लगती है कि कैसे फोटो खींचते हैं, और चरण के साथ उसको खड़े रहने के लिए कहती है और उसको समझाने लगती है। वो एक पिक्चर क्लिक करती है और उन दोनों को दिखाने लगती है। जिनबू वो पिक्चर को देखने के बाद कहने लगता है कि अरे तुम्हारा पिक्चर तो बहुत ही अच्छा है। वो लड़की बोलती है तो बहुत ज्यादा इजी है, तुम लोग कोई मॉडल की तरह दिखते हो, वैसे भी तुम लोग इधर क्यों आए हो, क्या तुम लोग इधर फैमिली ट्रिप पर आए हो क्या। जिनबू बोलता है कि हम लोग तो कोरिया टाउन घूमने के लिए जा रहे हैं। वो लड़की बोलने लगती है कि मैं भी कोरिया टाउन को घूमने के लिए जा रही हूँ, क्या हम लोग साथ में जा सकते हैं। उस लड़की का नाम मारिया होता है। वो कह रही होती है कि चलो हम लोग मिल गए हैं तो साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। जिनबू तो सोचने लगता है कि हम लोग उसको क्या कहना चाहिए, उससे भी हम लोग उस लड़की को पहचानते नहीं है तो हम लोग उसके साथ कैसे घूम सकते हैं उधर। फिर जिनबू चरण को पूछने लगता है कि क्या चरण हम लोग को उसके साथ घूमना चाहिए, तुमको क्या लगता है। चरण बोलती है ओके डैडी हम लोग इसके साथ घूम सकते हैं, ये कोई बड़े आदमी की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। फिर जिनबू उसके साथ हाथ मिलाने लगता है और उसको अपना नाम बताने लगता है उधर। वो कह रहा होता है घूमने के टाइम पर बहुत सारा दोस्त बनानी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा लगता है हम लोग का मेमोरी बहुत ही अच्छा बनेगा। फिर वो लोग कोरिया टाउन की तरफ चलने लगते हैं और जिनबू उससे पूछ रहा होता है क्या तुम जब छोटी थी तब तुमने क्या चाइना में बिताया था अपना बचपन। वो लड़की उसको बता रही होती है कि मैं एलिमेंट्री स्कूल में यूके में पढ़ती थी और मिडिल स्कूल में चाइना में पढ़ती थी, और ये हमारा हाई स्कूल होता है उसमें मैं यूनाइटेड स्टेट में पढ़ रही थी। और जिनबू के बारे में पूछने लगती है और जिनबू बोल रहा होता है कि मैंने अपना पूरा जिंदगी कोरिया में बिताया है और मैं फर्स्ट टाइम इधर आ रहा हूँ घूमने के लिए। मारिया बोल रही होती है एक्चुअली मुझे कोरिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तुमने बोला कि तुम कोरियन हो इसलिए मैं बहुत हैप्पी हो गई थी उस टाइम पर। जिनबू उससे पूछने लगता है कि तुमको कोरिया में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, तो बताने लगती है कि एक्चुअली सबिया में जो सिचुएशन है ना, कोरिया में भी सेम ही सिचुएशन चल रहा है, इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ती रहती हूँ और कोरिया को अपने रोल मॉडल की तरह रहती हूँ ताकि मैं सबिया को रिवाइव कर सकूँ। जिनबू तो सोचने लगता है क्या उसका एम्बिशन पॉलिटिक्स हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे फॉरेन कंट्री में पढ़ाई किया है और उसका लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छा है, और ये करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होता है और ये लड़की बहुत ज्यादा पैसे वाली भी लगती है। फिर मारिया जिनबू की वाइफ के बारे में पूछने लगती है कि वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई है, तो बताने लगता है कि मेरी वाइफ दूसरी जगह गई है। मुझे चरण के साथ घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे वाइफ को भी आना चाहिए, अगर वो आती तो और भी ज्यादा मजा आता इधर। मुझे तो मेरे वाइफ के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है और मैं उसको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहा हूँ। तुमको क्या लगता है चरण, तुम भी उसको मिस कर रही हो क्या। चरण बोल रही होती है मुझे मम्मी के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करना है, इसलिए मुझे बिल्कुल ही मत पूछो तुम उसके बारे में। मैं मम्मी के साथ बिल्कुल ही बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस डैडी के साथ रहना चाहती हूँ और डैडी के साथ बहुत सारा मस्ती करना चाहती हूँ। मारिया चरण को देख हंसने लगती है और कह रही होती है ऐसा लगता है वो अपने मम्मी से ज्यादा अपने डैडी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो जाके चरण को कह रही होती है कि चरण का फॉरेन लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है, क्या चरण भी बाहर पढ़ रही थी। चरण जब भी चाइनीज में बात करती है ऐसा लगता है कि वो नेचुरल बात कर रही है, क्या तुम भी ट्रेवल करती थी अपने टाइम पर। वो कह रहा होता है कि नहीं मेरी बेटी उतना ट्रेवल तो नहीं करती है, लेकिन मेरी बेटी थोड़ा स्मार्ट है तो तुम उसके बारे में कह सकते हो, उसको कुछ भी पता होता है। वो कह रही होती है और मेरे पास चरण जैसा डॉटर होता तो मुझे बहुत भी अच्छा लगता है। फिर वो अपने फोन को चेक करने लगती है और देखती है कि उसका टाइम हो चुका है। उसके बाद वो जिनबू से पूछने लगती है कि अगर तुम माइंड मत करो तो हम लोग जाके बेसबॉल गेम खेल सकते हैं, कैसा रहेगा बोलो। वो कह रही होती है कि एक्चुअली मुझे गेम देखने के लिए जाना था और टाइम भी हो चुका है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिनबू बोल रहा होता है कि मैंने सुना है टीम में एक कोरियल प्लेयर भी है, लेकिन मुझे ज्यादा बेसबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगी, तुमको बस मेरे साथ चलना है। गेम खत्म होने के बाद एक फायरवर्क इवेंट होने वाला है और उसको देखने के लिए तुमको श्योर जाना चाहिए। जिनबू बोल रहा होता है कि मैंने कभी अमेरिकन बेसबॉल इवेंट नहीं देखा है लाइव में, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग जाके उधर देखें। चरण के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, इसलिए वो चरण से पूछने लगता है कि चरण क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो बेसबॉल इवेंट देखने के लिए। चरण मान जाती है और उसके बाद मारियन बोलने लगती है कि इसका मतलब हम लोग को चलना चाहिए स्टेडियम की तरफ। फिर हम लोग स्टेडियम में देखते हैं वो लोग गेम देखने लगते हैं और बहुत से एंजॉय भी करने लगते हैं उधर। मारिया जिनबू को गेम के बारे में बता रही होती है और उसको सिखा रही होती है कि गेम को कैसे खेलते हैं और उधर क्या चल रहा है स्टेडियम में। जिनबू भी बोल रहा होता है कि तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता था बेसबॉल के बारे में इतना चीज। जिनबू चरण से पूछ रहा होता है कि चरण ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। चरण बोल रही होती है हाँ, और हम लोग को मारिया का शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि उसने सब कुछ समझा दिया और मैं सब कुछ समझ गई हूँ। चरण को उधर बेसबॉल देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और चरण को देखते हुए जिनबू को भी बहुत सारा मजा आ रहा होता है। उसको उधर एक होम रन मारा जाता है, वो बॉल उन लोगों की तरफ आने लगता है, लेकिन एक बंदा उस बॉल को पकड़ लेता है उधर। जिनबू उस बंदे को थम्स अप दिखा रहा होता है और मन में कह रहा होता है इस गेम को देखने के बाद तो मेरा सारा स्ट्रेस चला गया है। फिर चरण कुछ चीज के बारे में पूछने लगती है। हम लोग स्क्रीन में देखते हैं जो कुछ लड़का लड़की होते हैं और उधर कैमरा मैन उन लोग को फोकस कर रहा होता है। जिनबू चरण की आंखें को बंद कर देता है और जो उधर लड़का लड़की होते हैं उधर किस कर रहे होते हैं।
चेरन अपने आँख खोलने लगती है और कह रही होती है कि डैडी मुझे भी देखना है, लेकिन जिन्बू कह रहा होता है कि नहीं, वो छोटे बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए तुमको नहीं देखना चाहिए उसको। जिन्बू मन में कह रहा होता है कैमरामैन क्या कर रहा है, इतने सारे लोगों के सामने ये क्या दिखा रहा है इधर स्क्रीन पर। फिर वो साला में कैमरामैन जिन्बू की तरफ फोकस कर देता है और जिन्बू एकदम शौक में आ जाता है। हमारे सोच रही होती है कि हम लोग को क्या करना चाहिए अभी। पब्लिक उधर चिल्लाने लगती है और कह रही होती है कि जल्दी से जल्दी किस करो, और मारे ये बोलने लगती है कि चलो हम लोग जल्दी खत्म कर देते हैं, पब्लिक शांत हो जाएगी। वो लड़की अपनी आंखें बंद कर देती है और उधर जितने भी लोग होते हैं पब्लिक में, सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। जिन्हें उधर शर्मा रहा होता है, कह रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे किस करने की एक्टिंग करना चाहिए उधर। जिन्बू मन में कह रहा होता है कि मैं शादी कर चुका हूँ तो मैं दूसरे औरत को कैसे छू सकता हूँ। फिर वो कहने लगता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो मुझे करना ही पड़ेगा शायद। लेकिन जिन्बू उसको बिल्कुल भी किस करना नहीं चाहता था। जिन्बू उसकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता है और चेरन आके उसको किस कर देता है। कुछ लोग ये देख के एकदम शौक हो जाते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी डॉटर एकदम बेस्ट है। चेरन शर्मा जाती है और अपने डैडी के गला लग जाती है, लेकिन चेरन उधर गुस्सा होकर उसको कह रही होती है कि तुम एक दूसरे लड़की को कैसे किस कर सकते हो, जो कि वो मेरी मॉम भी नहीं है। वो कह रही होती है कि मुझे पता है तुम मॉम से बहुत दिनों तक नहीं मिली हो, लेकिन ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है कि तुम दूसरा और कोई किस को किस करो। तुमको क्या लगता है मॉम को जब इसके बारे में पता चलेगा तो मॉम कैसा फील करेगी। वो याना के बारे में सोचने लगता है और इमेजिन करने लगता है कि याना एक बेड पकड़ के उसको मारने के लिए दौड़ रही होती है। जिन्बू उधर चिल्लाने लगता है, लेकिन चेरन उसका हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैं मॉम को बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ और तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो डैडी। जिन्बू उसको थैंक यू बोलने लगता है और चेरन सोच रहा होता है कि मॉम ने मेरा हेल्प नहीं किया था ना, इसलिए मैं मॉम को कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ उसके बारे में। चेरन अपने मॉम को चिढ़ा रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं मैच खत्म होने के बाद वो लोग फायर विकेट देखने के लिए जाते हैं। फिर मारिया उससे बात करने के लिए आती है और कहने लगती है कि आज हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आया है। जिन्बू तुमको कैसे लगा है, तुम उसके बारे में बताओ। जिन्बू बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, आई होप कि हम लोग साथ में और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। फिर वो चेरन को भी थैंक यू बोलने लगती है क्योंकि चेरन ने उसको एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाया था। उधर चेरन बोल रही होती कोई बात नहीं, चलता है, वैसे मुझे मेरे डैडी को प्रोटेक्ट करना था मेरे मॉम से। फिर वो जिन्बू का सोशल मीडिया के बारे में पूछने लगती है और जिन्बू बोलता है कि हाँ मेरे पास सोशल मीडिया तो है, मैं उसको यूज करता हूँ। और जिन्बू का इंस्टाग्राम मांगने लगती है और कह रही होती है कि मैं सारे कंट्री से एक फ्रेंड तो रखना चाहती हूँ, ये तो मेरा ड्रीम है। फिर हमारे जिन्बू का आइडिया लेकर उधर से चली जाती है और कह रही होती है कि बाय बाय, आई होप कि तुम और भी ज्यादा मेमोरी बनाओ अपने डॉटर के साथ। जिन्बू भी उसको बाय बाय कर देता है। फिर वो अपने चेरन को बोल रहा होता है कि चेरन ऐसा लगता है हम लोग को होटल वापस जाना चाहिए। वो लोग उधर से चलने लगते हैं और कल के लिए प्लान बनाते हैं कि वो लोग हॉलीवुड घूमने के लिए जाएंगे कल। जिन्बू उधर बहुत सारे एक्साइटेड होकर होते हैं क्योंकि वो मार्वल का बहुत ज्यादा फैन होता है और हॉलीवुड में घूमना चाहता था बहुत दिनों से। चेरन बोल रही होती है डैड तुम ठीक तो हो ना, आज हम लोगों ने बहुत घूम लिया, हम लोग को जल्दी से जल्दी होटल जाना चाहिए। लेकिन जिन्बू एकदम स्टाइल में बोल रहा होता है कि हम लोग अमेरिका आए हैं इसलिए हम लोग को फेमस जगह तो घूमना ही चाहिए। जिन्बू अपना बॉडी दिखा रहा होता है, कह रहा होता है देखो तुम्हारा डैडी कितना ज्यादा फिट है, मैं तो और भी ज्यादा चल सकता हूँ, तुमको कोई शक है क्या। चेरन मन में बोली होती है डैडी बस मेरे पावर का शो अप कर रहे हैं, देखो कल क्या होता है। डैडी उठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास तो मेरे पावर ही नहीं है अभी। फिर हम लोग अगले सुबह देखते हैं जिन्बू जो कि बेड में पड़ा होता है, वो कह रहा होता है मेरा बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है मैं थोड़ी देर भी चल ले सकता हूँ बाहर। कल हम लोग को इतना ज्यादा नहीं चलना चाहिए था, हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है उधर। चेरन अपने मन में बोल रही होती है कि अगर मेरे पास पावर होता तो मैं डैडी को एकदम ठीक कर देती एक चुटकी में, लेकिन मुझे जैसे भी करके अगले ट्रिप में मेरे पावर को रिकवर करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं जिन्बू का दोस्त एक आईफिल टावर का किचन पकड़ के खड़ा होता है और कह रहा होता है कि किसने इसको खरीदा है। चंगसू जो कि पीछे खड़ा होता है वो कह रहा होता है कि जिसने भी इसको खरीदा है ना उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बुरा है। चेरन बोलती है कि मैंने उसको खरीदा है, तो लड़का अपने बातों को बदल देता है और कहने लगता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, तुम्हारा टेस्ट बहुत ही ज्यादा मस्त है, नेक्स्ट टाइम हम लोग फ्रांस घूमने के लिए जाएंगे और हम लोग भी ऐसा चीज को खरीदेंगे। फिर जिन्बू उन लोग को और भी ज्यादा चीज दिखाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम लोग को अच्छे से बात करना चाहिए, ओके। फिर उसके दोस्त लोग पूछ रहे होते हैं कि जिन्बू क्या तुम बेसबॉल देखने के लिए गए थे। जिन्बू बोलते हैं हाँ मैं गया था, लेकिन तुम लोग को कैसे पता चला। चंगसू उसको एक फोटो दिखाने लगता है जिधर की चेरन जिन्बू किस करी होती है और ये देख के जिन्बू एकदम शौक में आ जाता है। जिन्बू बोल रहा होता है कि तुमको ये फोटो कहाँ से मिला और चंगसू उसको बता रहा होता है कि ये तो पूरा इंटरनेट में फैल चुका है, तुमको नहीं पता है क्या इसके बारे में। फिर जिन्बू को एक कॉल आ जाता है और बताया जाता है कि उसको एक शो के लिए बुक किया जा रहा है। जिन्बू पूछने लगता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो लोग जिन्बू को एक शो के लिए बुक करना चाह रहे थे और जिन्बू उन लोग से पूछ रहा होता है कि तुम लोग को मेरा नंबर कहाँ से मिला है। जिन्बू के दोस्त लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और जिन्बू कह रहा होता है कि मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मुझे माफ कर दो। चंगसू कह रहा होता है कि तुम जिस शो में जा रहे हो बहुत ज्यादा पॉपुलर शो है, तुम उन लोगों को मना क्यों कर रहे हो। जिन्बू कह रहा होता है कि उसके बारे में भूल जाओ, उससे भी मेरा प्लेट भरा हुआ है और मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता हूँ अभी। फिर उधर प्रोफेसर आ जाता है और कहने लगता है कि जिन्बू के पास टाइम नहीं है, वो किधर भी जा नहीं सकता है, उसको अभी जल्दी के जल्दी ट्रेनिंग कैंप में जाना है। ये सुन के जिन्बू शौक हो जाता है और पूछने लगता है कि मिलिट्री में मुझे क्यों जाना है, उसके लिए तो मुझे 3 ईयर बचा हुआ है जाने के लिए। प्रोफेसर बोल रहा होता है तुम्हारा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारा बेनिफिट के लिए ही बता रहा हूँ। चरण उधर खुश हो जाती है और कह रही होती क्या मिलिट्री कैंप हम लोग को जाना है, अगर डैडी उधर जाएंगे तो मैं उधर जाने वाली हूँ ऐसा लगता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि चरण पहले मुझे तुम्हारे डैडी के साथ बात करने दो, उसके बाद तुम अपने डैडी के साथ बात कर सकते हो बाद में आराम से। फिर जिन्बू जाके प्रोफेसर से बात कर रहा होता है। प्रोफेसर कह रहा होता है कि मेरे पास एक रीजन है तुमको उधर भेजने के लिए। प्रोफेसर जिन्बू को समझा रहा होता है कि क्या तुमको पता है आजकल का हॉट टॉपिक क्या चल रहा है, सब लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और सब लोग पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। जिन्बू बोलता है कि हाँ मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा।
प्रोफेसर बोल रहा होता है कुछ सालों से एआई के बारे में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब रिसर्च इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला और सोशल मीडिया पे भी एकदम वायरल जाने वाला है इसके बारे में। और मुझे पता है कि तुम इतना कैपेबल हो कि इस गद्दी के ऊपर बैठ के एक ऊंची उड़ान उड़ सकते हो, तुमको नहीं लगता है इसके बारे में। वो कह रहा होता है कि सोचो कि तुम एक ऊंची उड़ान उड़ रहे थे और तुमको मिलिट्री सर्विस ने पकड़ लिया, कितने ज्यादा खतरनाक सर्विस हो सकता है। जिन्हों बोलता है कि तुम्हारा बातों में पॉइंट तो है और प्रोफेसर कह रहा होता है हम लोग को जितनी जल्दी हो सके इस प्लान को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। फिर जिन्हों भी डिसाइड कर देता है कि उसको जल्दी से जल्दी उसका मिलिट्री सर्विस को खत्म कर देना चाहिए। और अगर किसी को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, कोरिया में जितने भी सारे लोग रहते हैं ना, उन लोगों को कुछ सालों के लिए जाना पड़ता है मिलिट्री में सर्विस करने के लिए। और जिन्हों भी उसके बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसको कभी ना कभी तो जाना है मिलिट्री सर्विस में। जिन्हों प्रोफेसर की बातों के ऊपर एग्री कर लेता है और प्रोफेसर बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम मेरे बातों को कभी मना नहीं कर सकते हो, तुम अपना ग्रेजुएशन खत्म करके नेक्स्ट वीक जा सकते हो। ये सुनकर जिन्हों एकदम शौक में आ जाता है और चरण को बता रहा होता है कि नेक्स्ट वीक वो जा रहा है। जिन्हों बता रहा होता है कि मैं उधर जाना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे उधर जाना तो पड़ेगा। चरण पूछने लगती है कि तुम कंट्री को बचाने के लिए जा रहे हो लेकिन किससे बचाना है तुमको। जिन्हों बता रहा होता है कि नॉर्थ कोरिया के साथ फाइट चल रहा है इसलिए हम लोग उधर जाना पड़ेगा। चरण सोच रही होती है अगर मैं नॉर्थ कोरिया को पूरा उड़ा दूं तो ऐसा लगता है डैडी को उधर जाना नहीं पड़ेगा। चरण उधर सोच रही होती है ऐसा लगता है मैं फिर से अपना पावर का यूज करता हूँ तो मेरा पावर सच में चला जाएगा ऐसा लगता है। चरण 4 वीक तक नहीं रुक सकती है इसलिए वो अपने डैडी को गला लगा लेती है और कह रही होती है कि आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते हैं किधर भी। चरण बोल रही होती है डैडी अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो तो मैं एजुकेशन सेंटर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हूँ उधर से। जिन्हों बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर मैं मिलिट्री में जा रहा हूँ तो तुमको एजुकेशन सेंटर में जैसे भी करके जाना ही पड़ेगा। चरण उधर बोरी होती है अगर डैड उधर नहीं होंगे तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा इसलिए मैं उधर जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। उधर चरण बहुत ज्यादा जिद कर रही होती है इसलिए जिन्हों कह देता है कि अगर तुम अपने टेस्ट में अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारा एक विश को पूरा करूंगा। चरण ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके माइंड में एक विश भी आ जाता है। जिन्हों कह रहा होता है लेकिन तुमको ऐसा विश मांगना पड़ेगा जिसको डैडी दे सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं पूरा करूंगा तुम्हारा विश को। चरण बोलती है ओके डैडी। फिर वो कहने लगती है कि मैं डैडी के साथ कॉलेज जाना चाहती हूँ। फिर चरण उसको दिखाने लगता है कि चरण को क्या करना है और क्या नहीं, और जिन्हों उसको देख रहा होता है चुपचाप। जिन्हों कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से सब कुछ करूंगा, लेकिन चरण बोरी होती है लेकिन फिर भी मुझे 4 वीक तुमसे दूर रहना पड़ेगा डैडी। फिर जिन्हों उससे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बातों को अच्छे से मानोगे तो मैं जल्दी लौट आऊंगा। फिर हम लोग 4 वीक जाने के बाद देखते हैं जिन्हों जो कि चरण के सारा विश को पूरा कर रहा होता है। वो गिफ्टेड एजुकेशन सेंटर में उसका सारा डॉक्यूमेंट को भर देता है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी जाता है। फिर हम लोग देखते हैं जिन्हों को जो कि उधर से बाय बाय करके जा रहा होता है। चरण बोरी होती है कि लव यू डैडी, अपना ख्याल रखना अच्छे से। फिर जिन्हों और चरण बहुत दिनों तक सेपरेट हो जाते हैं और चरण बहुत ज्यादा याद कर रही होती है अपने डैडी के बारे में। हम लोग रात में भी देखते हैं चरण जो कि रो रही होती है और अपने डैडी को बहुत ज्यादा याद कर रही होती है उधर। चरण जो कि पीलो को पीट रही होती है और कह रही होती है मैं बस दिन में तुमको एक ही बार देखना चाहती थी लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सकते हो डैडी, तुम कितना बिजी हो, तुम मेरे बिना एक मंथ कैसे रह सकते हो। अगर मैं अपना ड्रैगन स्पेल का यूज कर सकता तो मैं अभी कभी चला जाता तुमसे मिलने के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा इंतजार कर चुकी हूँ लेकिन मेरा ड्रैगन स्पेल अभी तक क्यों नहीं लौटा है, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। चरण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर उधर लाइट चमकने लगता है और उसका पावर धीरे धीरे करके वापस आने लगता है उसके पास।